प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बता चुका हूँ। मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुर। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करेंगे। सबसे पहला है, यह मात्र एक नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का प्रमुख दोष यह है कि वह एक मात्र नैतिक सिद्धांत है। आधुनिक युग में न्याय की जो धारणा बताई जाती है बच्चों, वह एक कानूनी अवधारणा है। अर्थात न्यायाधीश द्वारा उचित अनुचित का फैसला करके किसी बात पर जो निर्णय दिया जाता है, वर्तमान में हम उसको न्याय कहते हैं। लेकिन प्लेटो का न्याय वह न्याय नहीं है। प्लेटो का न्याय एक प्रकार से स्वयं विवेक अर्थात एक नैतिक धारणा है। इसके न्याय सिद्धांत का अर्थ यह है कि विवेक द्वारा साहस व वासना पर नियंत्रण अथवा शासक वर्ग द्वारा सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग का नियंत्रण करना। इस नियंत्रण की प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है, बल्कि एक नैतिक विचार है कि श्रेष्ठ गुण द्वारा निम्न गुणों का नियंत्रण किया जाना चाहिए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नागरिकों के वर्गीय कर्तव्यों पर बल देता है, किंतु उसके अधिकारों की बात ही नहीं करता। उसमें यह भी प्रकट होता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत मात्र एक नैतिक प्रकृति का है, जिसने अपने कानूनी पक्ष को पूर्ण उपेक्षा की है। अतः बारकर ठीक ही कहते हैं कि न्याय सिद्धांत यह नहीं मानता। अतः बारकर के अनुसार प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तव में न्याय नहीं है, वह एक मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने वाली एक भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं। तो इस प्रकार देखते हैं बच्चों कि यह मात्र एक नैतिक अवधारणा है। दूसरा है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर देता है, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही ख़त्म कर देता है। कैसे देखते हैं बच्चों, यह न्याय सिद्धांत व्यक्ति के केवल कर्तव्यों पर ही बल देता है और अपने कर्तव्यों पर बल देने के कारण वह उसके अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा करता है। ठीक, यानी व्यक्ति को अपने वर्ग के अनुसार उसी कार्य तक सीमित कर देता है। इस दृष्टि से हम कुछ उदाहरण के तौर पर अर्थात निम्नलिखित तर्क निकाल सकते हैं कि व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने लिए वर्ग का चुनाव करे। वास्तव में राज्य द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि कौन व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य होगा। दूसरा है बच्चों, व्यक्ति को यह भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपने गुणों का विकास करके निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में चला जाए। अर्थात इसका निर्णय करने का अधिकार भी राज्य का ही होता है कि वह किस वर्ग में रहेगा और किस वर्ग में नहीं। तीसरा हम कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन मात्र बन जाता है, जो बात बिल्कुल सही नहीं है। अतः यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी बनाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत कर देता है। बच्चों, आप तो जानते हैं साध्य और साधन का अंतर। कौन साध्य है? वर्तमान युग में हम देखते हैं तो कौन किसके लिए बना है। मेन बात है कि राज्य हमारे लिए बना है या हम राज्य के लिए बने हैं। तो ये अब बात आप बताइए कि कौन किसके लिए बना है। तो सही आज के युग में यदि वर्तमान में भी देखे जाए तो बात यह है कि राज्य व्यक्तियों की सुख सुविधाओं के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों, प्रजातंत्र विरोधी और अधिनायक तंत्रवादी समर्थक। यानी प्रजातंत्र में व्यक्ति की समानता को स्वीकारा जाता है, किंतु प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्गीय आधार पर व्यक्ति के बीच असमानता की स्थापना करता है। वह कैसे? देखिए, प्रजातंत्र में व्यक्ति को अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त होती है, व्यक्ति को साध्य व राज्य को साधन माना जाता है, किंतु यह न्याय सिद्धांत इससे ठीक उल्टा है, अर्थात इससे विपरीत है। वह विश्वास करता है
अतः यह कहना उचित है कि न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र का विरोधी है। वस्तुतः यह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जो मूलतः अभिजात तंत्रीय है। इस अभिजात तंत्र अर्थात कुलीन तंत्र का आधार धन अथवा जन्म है अथवा धन है, जन्म नहीं। एक मिनट। इस अभिजात तंत्र का जो आधार है वह धन अथवा जन्म नहीं अपितु ज्ञान यानी आत्मा के अनुसार है। यानी जिस मनुष्य में जैसी आत्मा होती है उसके अनुसार ही, जिस प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार ही उसका वर्ग निर्धारित कर दिया जाता है और फिर वर्गों के आधार पर ही उनका कार्य विभाजन कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तीसरे वर्ग के लोगों को के उच्च वर्ग में प्रवेश कर लेने का घोर विरोधी करता है। वर्तमान में यदि हम देखें तो व्यक्ति अपने, जैसे मान लीजिए आज कोई भी एक छोटी कास्ट यानी SC ST किसी भी जाति से हो सकता है, मेरा मतलब यहाँ जाति विशेष से नहीं है, ये कहना है, समझाना है कि आज यदि एक SC वर्ग का व्यक्ति है वह अपने गुणों का विकास कर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक RS, एक IAS, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकता है। लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत में इस तरह की छूट नहीं है। यानी वह जिस वर्ग में एक बार जन्म ले लेता है उसी वर्ग में बना रहता है। नेक्स्ट है बच्चों, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं होता है। यानी व्यक्ति का अपूर्ण विकास होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को अपनी समस्त योग्यताओं को विकसित करने का अवसर मिले। जैसा मैंने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जैसे कोई भी SC ST OBC वर्ग का कोई भी व्यक्ति है जो अपने आप को निम्न मानता है वह अपने सभी गुणों का विकास करके RS IAS बन सकता है, लेकिन प्लेटो ऐसा नहीं मानता है। अर्थात व्यक्ति को अपनी आत्मा के तीनों गुणों का विकास करने का मौका मिलना चाहिए, किंतु प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक व्यक्ति को उसकी आत्मा के केवल प्रधान गुण को ही नियंत्रित करने का मौका देता है और उसके अन्य दो गुणों की पूर्ण उपेक्षा करता है। इस प्रकार यह न्याय सिद्धांत व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के मात्र 1/3 अंश को ही विकसित करने देता है और बाकी के 2/3 अंश को वह विकसित करने का मौका देता है। इस संबंध में यह निष्कर्ष निकलता है कि 2/3 बहुमत, 2/3 व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है और केवल 1/3 व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। नेक्स्ट है बच्चों, अमनोवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मूलतः मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल है और यह इसलिए कि यह वास्तविक जगत में एक अव्यवहारिक सिद्धांत ही माना जाता है। उसका यह विचार असत्य है कि एक व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन में आत्मा के किसी एक गुण के कारण ही अर्थात उसके अधीन रहता है। वास्तविकता यह है कि एक ही व्यक्ति आयु, अनुभव, आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार कभी वासना, कभी साहस तथा कभी विवेक के गुणों से प्रभावित होकर जीवन यापन करता है। इस न्याय सिद्धांत ने शासक वर्ग एवं सैनिक वर्ग के लिए जिस साम्यवादी प्रणाली का प्रतिपादन किया है वह भी स्त्री पुरुषों के अमनोविज्ञान के एकदम विपरीत है। कोई भी व्यक्ति संपत्ति एवं परिवार के सुखों से वंचित रहकर अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकता। अमनोविज्ञानी की दृष्टि से इस सिद्धांत को आधारभूत दोष यह है कि यह सामाजिक जीवन में पाई जाने वाली व्यक्तियों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के पारस्परिक संघर्ष को स्वीकार करता है। यह सिद्धांत इस प्रकार की यांत्रिक जीवन पद्धति में विश्वास करता है जो मानव मनोविज्ञान के विरुद्ध है। सेबाई ने तो ठीक ही कहा है कि प्लेटो की न्याय की धारणा अत्यधिक जड़
आत्मपरक, निष्क्रिय एवं ए मनोवैज्ञानिक तथा एफ व्यवहारिक है। नेक्स्ट है बच्चों स्वेच्छाचारी सिद्धांत या स्वेच्छाचारी ने कह के विरोधाभासी कह सकते हैं। यानी विरोधाभास आप जानते हैं बच्चों कि एक बात और दो बातों के बीच में सामंजस्य नहीं होता। एक जगह कुछ कहता है और दूसरी जगह कहता है। जैसे देखिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत में आधारभूत विरोधाभास है, अतः उसके द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी संभव नहीं है जिसके लिए इसकी स्थापना की जाती है। प्रथम, प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत द्वारा राज्य में पूर्ण एकता की स्थापना चाहता है, किंतु आलोचकों का मत है कि इस सिद्धांत में निहित दोषों के कारण वह राज्य की एकता को ही नष्ट कर सकता है। कैसे? इस सिद्धांत द्वारा स्थापित तीनों वर्गों में जिस परस्पर विरोधी है, यदि प्रत्येक नागरिक केवल अपने वर्ग से संबंधित कार्यों को ही करेगा और उसको सोचने का तरीका भी केवल अपने वर्ग तक ही सीमित रह जाएगा। इस स्थिति में हितों की दृष्टि से यदि देखें तो एक राज्य में 3 राज्य स्थापित हो जाएंगे और इस तरह से राज्य को खतरा मंडराने लगा रहेगा। द्वितीय है, प्लेटो इस तथ्य को स्वीकारता है कि स्वर्ग यानी शासक वर्ग में रजत यानी सैनिक वर्ग अथवा लौह उत्पादक वर्ग के गुण वाली संतति उत्पन्न हो सकती है। वह यह मानता है कि संतान के वर्ग का निर्धारण उसके माँ बाप के वर्ग के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, अपितु स्वयं संतान के गुण के अनुसार ही उसके वर्ग को तय किया जाना चाहिए। यानी एक तरफ तो प्लेटो देखिए बच्चों ये कहता है कि उत्पत्ति जो है बच्चे की जब उत्पत्ति होती है तो उसमें अच्छे गुण भी उत्पन्न हो सकते हैं, और दूसरी तरफ कहता है कि बच्चा जिस वर्ग में उत्पन्न हुआ है उसी वर्ग का बना रहेगा। तो इस प्रकार से ऐसी इनके प्लेटो के इन बातों में विरोधाभास का तत्व निहित है। दार्शनिक वर्ग सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, क्यों कैसे कर सकता है? क्योंकि दार्शनिक यानी शासक वर्ग जो होगा वह अपनी विवेक के द्वारा शासन करेगा और दूसरे व्यक्तियों को दबाकर रखेगा। एक और तो प्लेटो ने इस सिद्धांत को स्वीकारा है कि प्रत्येक वर्ग केवल अपने से संबंधित कार्य को ही करेगा और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किंतु दूसरी ओर वह यह भी मानता है कि दार्शनिक यानी शासक वर्ग द्वारा अन्य दोनों वर्गों का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। इससे शासक वर्ग के हाथों में संपूर्ण राजनीतिक सत्ता व आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। प्लेटो का तर्क यह है कि यह वर्ग विवेक के अनुसार कार्य करेगा और सत्ता का संचालन करेगा और सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः यह शासक वर्गों की शक्ति को कानूनी अथवा अन्य परंपरागत नियंत्रणों से मुक्त रखता है, किंतु अनुभव बताता है कि जब भी समाज की संपूर्ण राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग में केंद्रित हो जाती है तो वह व्यक्ति अथवा वर्ग उस शक्ति का मनमाना एवं निरंकुश प्रयोग करना शुरू कर देता है। जनता के कल्याण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अमनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सिद्धांत। जैसे प्लेटो के न्याय सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक पद्धति यानी आगमनात्मक पद्धति पर निर्भर करता है। यानी आगमनात्मक पद्धति क्या होती है? एक निगमनात्मक पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ। अपितु अपने इस सिद्धांत का निर्माण अपनी दार्शनिक पद्धति यानी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर किया है, जो मूलतः एक अवैज्ञानिक पद्धति है। यह पद्धति इस पद्धति द्वारा निकलने वाले निष्कर्ष मात्र आदर्शात्मक अर्थात काल्पनिक होते हैं, यथार्थवादी नहीं। अतः व्यवहार में देखें तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक, अयथार्थवादी एवं अव्यवहारिक दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों आधुनिक युग के अनुरूप नहीं। यानी
प्लेटो ने जिस न्याय की अवधारणा को प्रतिपादित किया था वह छोटे नगर राज्यों के लिए ठीक है, उपयुक्त हो सकती है, लेकिन वर्तमान राज्य यानी इतने बड़े राज्यों के लिए यह धारणा बिल्कुल सिद्ध नहीं होती। जिसका हम निम्नलिखित उदाहरणों के आधार पर कह सकते हैं। आधुनिक युग में न्याय को एक कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकारा जाता है, किंतु प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में कानूनी तत्व की पूर्ण उपेक्षा की है। दूसरा है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को मात्र 3 वर्गों में विभाजित कर दिया है, किंतु आधुनिक राज्यों की समस्त जनसंख्या को मात्र 3 वर्गों में विभाजित करना उचित संभव नहीं होता है। तीसरा है बच्चों, आधुनिक राज्यों का प्रमुख लक्षण संप्रभुता व संविधानवाद है। इसके आधार पर ही हम किसी आधुनिक राज्य की न्यायपालिका न्याय का कार्य कैसे करती है, इस चीज़ का हम अनुमान लगाते हैं, किंतु प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में संप्रभुता एवं संविधानवाद का कहीं उल्लेख नहीं किया है। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं तक, और फिर कल हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।